चलिए अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा क्लास जैसा कि आए क्लास चलाया जा रहा है। एट ए टाइम हमारे पास तीन क्लास चलाए जा रहे हैं। कोई भी बच्चा ख्वाहिशमंद हो और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे पास एट ए टाइम स्टेट का क्लास चल रहे हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025। आप में से अगर कोई बच्चा ख्वाहिशमंद है कि इस बार वो यूजीसी नेट देना चाहता है, वो बच्चा ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उर्दू का ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उर्दू का ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहाली आई हुई है। उर्दू के बारे में वहाँ पे भी जानकारी इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी आपको दे दूँगा। बस मुख्तसर ठहर जाइए और 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसके नोटिफिकेशन में डाल दूंगा आप लोगों को कि उसकी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होंगे और उर्दू में हम लोगों को तैयारी किस चीज़ की होगी। याद रखिएगा, अगर ये क्लास हम लोग कर लेते हैं, जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उर्दू का कोई भी क्लास में आप शामिल होने के लिए आपका यहाँ से जो ग्रामर उठ जाएगा, जो शोरा के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए एनफ हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में बैठे इंशाल्लाह क्वेश्चन टकराएंगे ही टकराएंगे। एक बात और, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं, तो फिर याद रखिएगा आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ स्टेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टेट वाला में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे ग्रामर पे काफ़ी अच्छी तरीके से बात की गई है। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग ग्रामर में बात नहीं की। यूनिट 1 में जाकर के अगर देखिएगा प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी ग्रामर से बात हुई है। अब जो हम लोग यूनिट 2 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये शोरा किराम के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन हमारा मुनहसिर होता है इसी चीज़ पर, इसीलिए याद रखिएगा यहीं से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर ग्रामर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपके लिए इसका यूनिट 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए हमारा चैनल, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया, हमारा चैनल है MS उर्दू एकेडमी क्लास। जाकर के वहाँ आप सारे के सारे वीडियोस को आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे का सारा कंटेंट मैंने बना करके वहाँ डाल रखा है, वहाँ देख लीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूरी है कि इसका फीडबैक भी दिया कीजिए आप लोग, हाँ वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी हो फीडबैक देने से पीछे ना हटे। इंशाल्लाह फीडबैक दीजिए ताकि हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता रहे, ताकि हम अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। चलिए आज के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिला तमहीद ताखिर। आज के हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कसीदे का आगाज़ इर्तिक़ा कहाँ से शुरू होता है, किसको मानते हैं। यूजीसी नेट JRS दिसंबर 2025, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्लास। आज हमारा जो होगा वो कसीदे का आगाज़ इर्तिक़ा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मैं सारे शोरा किराम को शामिल नहीं किया हूँ, उन्हीं को मैंने लिख रखा है या उन्हीं के किताबों के बारे में मैंने लिख रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे शोरा हैं, बहुत सारे ये कसीदा निगार हैं। अगर मैं सबको लिखने पे आऊँ तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा और डेफिनेटली वो आते क्वेश्चन है नहीं वहाँ से। तो फिर याद रखिएगा टू द पॉइंट जब पढ़ना ही है तो फिर उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके ही रखा जाए, जिससे मुझे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट। अगर हम लोग देखें आज का, तो मैंने लिखा हुआ है कि उर्दू का पहला कसीदा वो शायर अगर किसी को माना जाता है तो याद रखिएगा वो कुली कुतुब शाह हैं। कुली कुतुब शाह हैं, इनको उर्दू का पहला कसीदा वो शायर माना गया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि हर जो हमारा असनाफ़े सुखन, जो सिनफ़े सुखन की इब्तदा हुई है, वो ज़्यादा अव्वलियत दक्कन के इलाके को दिया गया है। दक्कनी शोरा को ज़्यादा तरजीह दी गई है, फिर दक्कनी शोरा से ही ज़्यादा शुरू हुए हैं। तो याद रखिएगा ये भी दक्कन से ही बिलोंग करते थे, तो वहाँ से जैसा कि बताया गया आपको पहले ही कि कसीदे की इब्तदा भी दक्कन से ही हुआ है, तो इसीलिए इनको ऑलरेडी अव्वलियत दे दी गई है। उर्दू का पहला कसीदा वो शायर कुली कुतुब शाह हैं। अब इनका याद रखिएगा टोटल कसीदे जो हैं, जो इनकी किताबें हैं, वो याद रखिएगा 12 हैं। बाद लोगों ने, कुछ और लोगों ने, उन्होंने कहा है कि नहीं कुली कुतुब शाह नहीं, बल्कि बाद लोगों का कहना है कि नहीं भैया बगवासी हैं। ये याद रखिएगा, इनके बारे में पूरा तरतीब से मैं आपको बताऊंगा, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात बताऊंगा। फिर याद रखिएगा इनका पूरा नाम भी बताऊंगा। नाम से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। जैसे आपसे पूछा है कि
सौदा का पूरा नाम क्या है। या इसी तरह आपसे पूछेगा मुसहफी का पूरा नाम क्या है। इसी तरह आपसे पूछेगा रंगीन का पूरा नाम क्या है। तो इस तरह से नाम पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूरा नाम से क्वेश्चन बनता है। जैसे दर्द का पूरा नाम क्या है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ख्वाजा मीर दर्द, इनका पूरा नाम है। इसी तरह इमाम बख्श सहबाई, तो सहबाई का पूरा नाम क्या है, ऐसे करके आपसे पूछता है वो। तो याद रखिएगा, उस पर ऑलरेडी हम लोग बात करेंगे, वो हम देंगे आप लोगों को बना करके। तो बाद लोगों का कहना है कि गवासी हैं और इनकी जो तसानीफ हैं टोटल वो 35 बताई जाती है। तो याद रखिएगा, ये नाम के साथ ये जो ऑलरेडी नंबर ऑफ किताबें हैं ना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान में रखना है कि कितने किताब इन्होंने लिखा है या कितनी किताबें इनकी कसीदे से रिलेटेड है, कितनी किताबें हैं। तो अगर इनकी बात कर लें, कुली कुतुब शाह की बात कर लें, तो 12 किताबें इनके पास है। 12 किताबें मतलब 12 इन्होंने कसीदे पर किताबें लिखी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो अगर शायर किसी को माना गया है तो वो याद रखिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हैं। कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में क्लास में बात करने वाले भी हैं। उर्दू का पहला, अब देखो एक बात याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उर्दू का कसीदा गो शायर कौन है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है, कब जाइएगा आप लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। कहाँ जाइएगा? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात कीजिएगा। चलिए, तो उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर जो है हमारे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं और इनकी किताबों की तादाद 54 है। कितने हैं? इनकी किताबों की तादाद 54 है, मतलब 5 और 4 54, जिसको 54 बोलते हो आप लोग। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग दीगर दक्कनी शोरा की अगर हम लोग बात कर लें, इनके अलावा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अलावा अगर हम लोग बात कर लें और दीगर मुसन्निफीन की बात कर लें, तो याद रखिएगा उनमें अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, मोहम्मद कुतुब शाह हैं, मोहम्मद मुकीमी साहब हैं, कमाल खान रुस्तमी साहब हैं और उसके बाद मलिक खुशनूदी हैं। ये याद रखिएगा, जो मैं नाम दे रहा हूँ ना, यही नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे शोरा हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैंने बता दी इतना ही है, बल्कि इनके अलावा और भी कई मुसन्निफीन हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले, लुत्फ़ी हैं, इसी तरह मुश्ताक साहब हैं, इसी तरह अफजल साहब हैं, कुतबी साहब हैं। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नाम को शमूलियत नहीं दे रखा है। जो मैंने नाम लिखा है आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम 110% कन्फर्म है कि आपसे पूछा ही जाएगा। ये ध्यान में रखना है, मतलब पूछा ही जाएगा आपसे, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनको आप बना लीजिएगा, इनका आप नोट बना लीजिएगा। जो मैं नाम लिखा हूँ आपके सामने में, दिगर दक्कनी शोरा के अंदर अब्दुल्ला कुतुब शाह, देखिए इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनकी ज़माने तरतीब भी पूछा गया था आपसे। कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, एक और थे इब्राहिम कुतुब शाह, ऐसे करके इनका ज़माने तरतीब भी पूछा गया था कि पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसे करके। तो याद रखिएगा, उसके बारे में ज़माना तरतीब ऑलरेडी हम सिखाएंगे। पहले एक एक करके हम लोग सबकी तारीख पैदाइश और वफात आज से शुरू कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के बारे में सीखेंगे, इनकी कब पैदाइश हुई, कब वफात हुई थी, क्या पसंद करते थे, क्या नापसंद करते थे, इनकी दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा थी, किस चीज़ को वो ज़्यादा लाइक करते थे। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आज मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के साथ शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब को भी देख लिया जाए। अगर इजाज़त वक्त ने इजाज़त दिया तो डेफिनेटली मैं आज का क्लास में कंप्लीट करूँगा। तो देखिए, दीगर दक्कनी शोरा के अंदर अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, मोहम्मद कुतुब शाह हैं, मोहम्मद मुकीमी साहब हैं, कमाल खान रुस्तमी साहब हैं, मलिक खुशनूदी साहब। ये पूरा का पूरा आप नाम लिख लीजिएगा। इनकी तारीख पैदाइश और वफात एक क्लास में मैं बताऊंगा। अगर हम लोग बात कर लें शमाल हिंद के अंदर, तो शमाली हिंद में अगर कसीदा निगारी की बात किया जाए तो याद रखिएगा ये सौदा से शुरू होता है, इसीलिए इनको बाकायदा कसीदे का उर्दू कसीदे का बानी माना जाता है इनको, सौदा। तो सौदा के बारे में बात कर लेते, ये भी एक शायर हैं, कसीदा गो शायर हैं।
और कसीदा को इनके बारे में ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा कि इनकी कितनी किताबें थी, तसानीफ इनकी कितनी थी टोटल 54। कमेंट करके बताया करो, कमेंट करके बताया कीजिए। डू नॉट टॉक ईच अदर, एक साथ बात करने के लिए कमेंट मत किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए टू द पॉइंट। जो आपको समझ में नहीं आ रहा या जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर आप आंसर किया कीजिए। तो 14 है, उसके बाद मीर तक मीर है। मीर तक मीर की अगर बात करें तो इनके 7 कसायद हैं, 7 कसीदे हैं। कसीदे का जमा है या कसायद। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इंशा और मुसफ़ी, ये बहुत नाम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये भी नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर इनसे बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा इनके ज़माने में, अगर इनके हम मुआसिरीन की अगर हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा इनमें मीर हसन साहब हैं। हाँ, इनके जो टोटल कसीदे हैं ये 7 हैं। इसके साथ इंशा साहब है जिनकी 10 तसानीफ हैं, ये याद रखिएगा। मुसहफ़ी जो ऊपर में भी हमने लिखा है इंशा और मुसहफ़ी। मुसहफ़ी अपने अहद के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले शायर हैं, यहाँ तक कि इनके कसायद सौदा और ज़ौक़ से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब बात समझ में आई। मुसहफ़ी तो मुसहफ़ी साहब जो हैं अपने अहद के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले शायर हैं, यहाँ तक कि इनके कसायद की अगर तादाद देखी जाए तो सौदा और ज़ौक़ से भी आगे निकल जाते हैं। मतलब ये समझ में आ रही बात कि मुसहफ़ी साहब जो हैं इनके कसायद इतने ज़्यादा हैं कि सौदा और ज़ौक़ से भी ज़्यादा ये कसीदे लिख रखे हैं। अच्छा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब कितने कसीदे लिखे थे? अगर आप लोगों को पहले से मालूम है तो बताइए जल्दी से, और नहीं मालूम है तो आगे फिर देखिए समझ में आएगा। तो मुसफ़ी साहब के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कसीदा वो शायर हैं जिनकी तसानीफ सौदा और ज़ौक़ से भी ज़्यादा है, तो याद रखिएगा वो मुसफ़ी साहब हैं। उनके बाद अगर हम लोग बात कर लें रंगीन, तो रंगीन के ज़माने में मीर साहब थे। रंगीन का कहना है, देखिए बात सुनिएगा गौर से, रंगीन साहब मीर दर्द वगैरह को, मीर को, ख्वाजा मीर दर्द को, इन सारे को अपना उस्ताद मानते थे। क्या मानते थे? ये कहते थे कि हमारे उस्ताद है, उस्ताद मानते थे इनको। सौदा को मलिकुश्शोरा मानते थे, सौदा को कहते थे कि मलिकुश्शोरा हैं, मलिकुश्शोरा हैं। और अपने आप को अल्लामा समझते थे। और अल्लामा यूं ही नहीं समझते थे, अपने आप को समझने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अपने आप को वो समझते थे, बल्कि वो समझते थे, रीज़न था समझने का, वो इसलिए समझते थे क्योंकि 17 ज़बानों में, सोच सकते हैं आप ज़रा से कितने काबिल इंसान होंगे, क्योंकि 17 ज़बानों में इन्होंने शेर कहा है। नेज़ 11 बहरों में शेर निगारी का इम्तियाज़ रखते हैं, सिर्फ इन्हीं को हासिल है। मतलब यही रंगीन साहब ही एक ऐसी शख्सियत हैं पूरे ये शायरी की दुनिया के अंदर जिन्होंने 17 ज़बानों में, कितनी ज़बानों में, 17 ज़बानों में शेर कहने का शर्फ हासिल इनको है। और 11 बहरों में इन्होंने लिखा है। ये याद रखिएगा, ये कहते हैं कि मीर, ख्वाजा मीर दर्द वगैरह इनके उस्ताद हैं, और सौदा जो है ये मलिकुश्शोरा हैं, मलिकुश्शोरा मानते थे इनको, और अपने आप को अल्लामा समझते थे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहाँ पे प्लीज़, हमारे क्लास से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लूँ। अपने आप को अल्लामा समझने वाले, अपने आप को अल्लामा समझने वाले, इनके अलावा और कौन वो शायर थे जो अपने आप को अल्लामा समझते थे, अपने आप को अल्लामा कहा करते थे? अगर आपको मालूम है तो जल्दी से आप मुझे ऑप्शन करके आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो बहरों में शेर निगारी का इम्तियाज़ सिर्फ इन्हीं को हासिल था। अगर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब की अगर हम बात कर लें तो इनके हम असर में ज़ौक़ साहब कितने कसीदे लिखे थे? 30। मोमिन खां मोमिन, इनके भी 9 कसायद हैं। गालिब साहब की बात कर लीजिए तो इनकी तवील 4 कसीदे हैं और 4 मुख्तसर हैं। मतलब 4 इन्होंने मुख्तसर कसीदे लिखे और 4 इनकी तवील। और अगर इनको साथ दोनों को मिला दिया जाए तो अगर हम ये कह सकते हैं कि गालिब ने टोटल 8 कसायद लिखे हैं, टोटल 8 कसायद लिखे हैं। उसके बाद अगर दौरे जदीद में हम लोग बात कर लें तो दौरे जदीद के अंदर कसीदा गो शायर नज़म तबातबाई हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, इसी तरह अजीज़ लखनवी साहब हैं, और इसी तरह अल्लामा शिबली रुमानी। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि किसी तरह का क्वेश्चन बने तो आपको आंसर करने में कोई दुश्वारी ना हो।
कसीदे के बारे में मुख्तलिफ आराओं ख्यालात, जो मैंने कल आपको बता दिया था। 3 पॉइंट था हमारा, तीनों ऑलरेडी मैंने कल बताया था आप लोगों को, शायद याद होने चाहिए आप लोगों को, मैंने बताया था। और तीनों कौल हमारा मुकद्दमा शेर व शायरी अल्ताफ हुसैन हाली के थे। ये तीनों अकवाल याद थे। यहाँ तक के जो पॉइंट मैंने बात बताई है आपको, आई थिंक इसको एकदम शॉर्ट करके एकदम आसान तरीके से याद कर लीजिएगा। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगाज़ो इर्तिक़ा की अगर हम लोग बात कर लें तो जो चीज़ मैंने बताया ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एकदम लिख लीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अगर आपसे ये बात कर ले कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर शेख मोहम्मद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी सौदा, सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनके बारे में। और फिर इसके बाद मैंने कई पॉइंट आपको इनसे रिलेटेड बता दिया कि दक्षिणी शोरा में और कौन कौन थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद मुकीमी, कमाल खां रुस्तमी और मलिक खुशनूदी। इसके बाद शुमाली हिंद की अगर बात कर ले तो इसमें आते हैं सौदा, मिर्तकी मीर साहब हैं। फिर याद रखिएगा इनमें किनका कितने कसायद लिखे हुए। जो पॉइंटेड हमारी बात थी वो एक ये था कि इनमें मुसाफिर और रंगीन, इनके बारे में जो पॉइंट मैंने बताया था आप इसको याद रखिएगा। मुसाफिर के बारे में मैंने बताया था कि वो कसीदा गो शायर हैं जिनका कसायद के बारे में कहा जाता है कि ज़ौक़ और सौदा से भी आगे निकले हुए हैं। और रंगीन साहब के बारे में मैंने बताया था कि मीर ख्वाजा मीर दर्द वगैरह को अपना उस्ताद मानते थे। सौदा को मलिक शोरा कहा करते थे और मलिक शोरा कहने के साथ साथ अपने आप को अल्लामा कहा करते थे। अल्लामा कहने का क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि ये 17 ज़बान में शेर व शायरी की है और इसके साथ साथ 11 बहरों में इन्होंने शेर नगारी की है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कसीदा गो शायर हैं जिन्होंने 17 ज़बानों में अशार कही है और 11 बहरों में लिखा है। तो याद रखिएगा रंगीन साहब। यहाँ तक के बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस और नो करके जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़। बात हो रही थी कसीदे का आगाज़ और इर्तिक़ा। चलिए वहाँ से कुछ पॉइंट हम लोगों ने निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम सारी चीज़ों को देख करके आए कि दक्षिणी शोरा के अंदर कौन कौन कसीदा गो शायर थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि सौदा के हम असरे में कौन कौन थे। फिर इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जदीद में कौन कौन से थे। उन सारे का नाम याद रखिएगा। उम्मीद आई होप कि सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं कसीदे के बाज़ाब्ता, या फिर आप लोग कह सकते हो कि नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, कसीदे का नक्काश अव्वल। एक बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? ये पॉइंट बन जाता है आपका। अब जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी एक को भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे याद कीजिएगा, इट डजंट मैटर कि आपका ये काम है, आप कैसे इसको ध्यान में बैठिएगा। कुछ ट्रिक अपनाइए जिससे ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठे। रट्टाफिकेशन नहीं कीजिएगा। रट्टाफिकेशन से हायर एजुकेशन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, उसी के ज़रिए आप आसानी से सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, अगर इनकी बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का वालिद का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदाज वालिद, मतलब इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? तो अगर आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो फिर लिख लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, अब यहाँ से 2 पेज 3 पेज ऐसा आप स्पेशल बना लीजिएगा। अब वो तरीका बता रहा हूँ ऐसे कि एक पेज को आप ऐसे बना लीजिए, खाने खाने में बांट लीजिए। एक तरफ नाम, एक तरफ तखल्लुस, एक तरफ पैदाइश, एक तरफ वफात और एक तरफ जाए पैदाइश और जाए वफात, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब वो तरीका और ट्रिक आप जानते हो कि कैसे अच्छे से बना लोगे, जो आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसा करते हैं कि एक तरफ नाम लिख दीजिए, नाम के बाद वहीं पे उनके सामने में तखल्लुस उनका लिखिए
और तखल्लुस लिखने के साथ उनका जाए पैदाइश और पैदाइश दोनों चीज़ को एक साथ यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए तारीख़ वफ़ात और जाए वफ़ात, मतलब कौन सी जगह वफ़ात पाए थे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए अगर हम बात कर लें कसीदे का नक्काशी अव्वल कौन थे तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का नाम आता है। और याद रखिएगा इनके वालिद का नाम अभी मैंने आपको बताया, इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। क्या था? मोहम्मद शफ़ी। आप इसको भी लिख सकते हो मोहम्मद शफ़ी। इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। अगर इनकी बात कर लें तो तारीख़ पैदाइश इनकी 1712 में। अब यहाँ से शुरू कर लीजिए, हर चीज़ को याद करना, यहाँ से आसानी से याद कर लीजिएगा। इनकी पैदाइश 1712 में, और 1712 में कहाँ पैदा हुए थे तो पैदाइश इनकी हुई थी दिल्ली के अंदर, और इनकी वफ़ात जो है ये 1781 है, और इनकी वफ़ात जो हुई है लखनऊ के अंदर। अब जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के बारे में आपसे पूछता है, जैसे एक कम्बिनेशन बैठा देता है आपके सामने, मीर तकी मीर को दे देगा, मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब को दे देगा, और इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को दे देगा, 4-5 नाम दे देगा, और उनकी तारीख जाए पैदाइश पूछ लेगा कि कौन कहाँ पे पैदा हुए थे। ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ, आज ही से नोट बनाना तैयार कर लीजिए आप लोग। इनकी वफ़ात ज़्यादा आम खाने की वजह से हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ये बात ऑलरेडी आप लोग लिख लीजिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सौदा का वफ़ात किस वजह से हुआ था। जैसे एक आता है मोमिन खां मोमिन, अभी उनके बारे में पढ़िएगा तो मोमिन खां मोमिन के बारे में आता है कि वो कोठे से गिर जाने की वजह से उनकी वफ़ात हुई थी। इस तरह की बातें आती है। तो इसी तरह ये भी आपसे पूछेगा कि आम खाने की वजह से कौन ऐसे शायर हैं जिनकी ज़्यादा कसरत है आम खाने की वजह से, कौन ऐसे शायर हैं जिनकी वफ़ात हो गई थी। ये याद रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब, बात याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं इनके एक उस्ताद हैं। ऐसा अगर हम लोग उस्ताद की बात करें तो इनके 4 उस्ताद हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर दिल करे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इनके 4 उस्ताद हैं। कितने उस्ताद हैं? 4 उस्ताद हैं। चारों उस्ताद का आप लोग नाम लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो सबसे पहले खान आरजू, इनका नाम लिख लिए, खान आरजू साहब पहले इनके उस्ताद है। दूसरे उस्ताद इनके जो हैं वो हैं कुली खां वेदाद या कुली खां वेदाद, जो भी आप उच्चारण करना चाहते हो कर लो। पहले हैं खान आरजू, फिर उसके बाद है कुली खां वेदाद, फिर उसके बाद शाह हातिम, और उसके बाद माने। ये 3-4 नाम याद कर लीजिएगा। खान आरजू सबसे पहले उस्ताद खान आरजू, उसके बाद कुली खां वेदाद, उसके बाद शाह हातिम, और उसके बाद काने साहब। ये 4 इनके बड़ा मोतबर उस्ताद हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो उन्हीं उस्ताद मोहतरम में एक उस्ताद इनके हैं शाह हातिम साहब, जिन्होंने यह कौल कहा था। यह कौल याद कर लीजिएगा, कहीं बैठा लीजिएगा। इनका मानना था, इनका कहना था कि हमारा पहलवान सुखन आज मर गया, हमारा पहलवान सुखन आज मर गया। इनके उस्ताद शाह हातिम ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? शाह हातिम ने कहा था कि आज पहलवान सुखन मर गया। ये इनका कौल था। आगे देखिए, इनके वालिद एक सौदागर थे जो दिल्ली में सौदागरी का काम किया करते थे, मतलब इनका कारोबार था। एक तरह से आज के दौर में अगर कहो तो बिजनेसमैन थे। वो अपने बिजनेस को फैलाए हुए थे, अपने बिजनेस को स्प्रेड किए हुए थे दिल्ली के अंदर, और इसी वजह से। और याद रखिए एक बात, अगर ये पूछा जाए आपसे कि इन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो इन्होंने तखल्लुस ले रखा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी साहब का जो तखल्लुस है ये सौदा, इन्होंने ये याद रखिएगा अपने बाप दादाओं के सौदागरी की ही वजह से इससे ऑलरेडी इनको मर्ज करके या इससे ऑलरेडी मिला करके इन्होंने अपना नाम के साथ तखल्लुस ऐड किया है सौदा। ये याद रखिएगा, पॉइंटेड बात है हमारे लिए। तो इनके अजदाद की बात करें तो इनके अजदाद का जो पेशा था, जो मतलब इनका कारोबार था, जो ये कारोबार किया करते थे, उनका था सिपा सालार। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इनके अजदाद का जो असल पेशा था, जो कारोबार था, वो क्या था? सिपाहगिरी था, और इनका ताल्लुक बुखारा से था। ये पूछ सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के आबाओ अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था? तो याद रखिएगा बुखारा से।
आगे देखते हैं, अब्दुल गफूर नस्साफ साहब है और जगन्नाथ साहब है। ये दोनों अशखास का नाम याद रखिएगा। अब्दुल गफूर नस्साफ और जगन्नाथ ने कहा है कि नवाब आसिफुद्दौला ने इनको मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। किसने दिया था? मलिकुश्शोरा का खिताब किसने दिया था? तो मलिकुश्शोरा का खिताब किसने दिया था? आसिफुद्दौला ने, बकौल अब्दुल गफूर नस्साफ और जगन्नाथ। लेकिन याद रखिएगा इसके ये मुनकर हैं। खलीक अंजुम साहब का मानना है, खलीक अंजुम साहब कहते हैं कि ये कौल सही नहीं। जाओगे? खलीक अंजुम साहब का मानना है दैट द बैरियर ऑफ एजुकेशन, क्या कीजिएगा, होता है। खलीक अंजुम साहब का मानना है कि नहीं, ये जो कौल इन्होंने बताया अब्दुल गफूर नस्साफ और जगन्नाथ जो कहते हैं, ये खलीक अंजुम साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नवाब आसिफुद्दौला ने। अब सच क्या है इसके बारे में आपको नहीं जाना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि अब्दुल गफूर नस्साफ और जगन्नाथ का कौल को किसने के कौल के मुनकर कौन है? तो आपको याद रखना है नाम खलीक अंजुम साहब, बस बात खत्म। नवाब आसिफुद्दौला का खिताब किसने दिया है? मलिकुश्शोरा का खिताब किसने दिया है? तो नवाब आसिफुद्दौला ने। आगे देखते हैं हम लोग, बात कर ले मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर हैं, ये कहते हैं कि मलिकुश्शोरा मानते थे, मतलब ये कहते हैं कि सौदा जो है ये मलिकुश्शोरा है। मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है ये मलिकुश्शोरा है, मीर तकी मीर। अब देखिए मीर तकी मीर साहब जैसे शायर अगर एक्सेप्ट कर लें तो फिर इनकी महानता में दाग लग जाए ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप समझ सकते हैं कि महान नहीं बल्कि परले दर्जे का महान थे, बहुत उच्च दर्जे का, उच्च कोटि का महान थे, जिनको मीर तकी मीर साहब ऑलरेडी खिताब दे दें। एक बात याद रखिएगा, खान आरजू के कहने पर, नाम याद रखिएगा, ये खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जे हुए थे। मतलब इससे पहले अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब जो थे, ये याद रखिएगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब इससे पहले फ़ारसी में शेर व शायरी किया करते थे। और अगर ये पूछ ले आपसे कि उर्दू शायरी के तरफ किनके वजह से उर्दू शायरी की तरफ ये मुतवज्जे हुए थे, तो याद रखिएगा वो नाम खान आरजू साहब। किनकी वजह से? खान आरजू साहब के कहने की वजह से ये इधर मुतवज्जे हुए थे। बात यहाँ तक ये हुआ, क्लियर हुआ। और एक बात और ये याद रखिएगा कि फारसी शायरी के अंदर जो इन्होंने इस्लाह ली है, इन्होंने जो इस्लाह लिया है फारसी शायरी के अंदर जो इन्होंने इस्लाह लिया, या डायरेक्ट ये कह सकते हो कि फारसी के शायर सौदा के फारसी शायरी के उस्ताद की अगर बात कर लें तो खान आरजू साहब हैं। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी एडिशनल बात है, बोर्ड पर नहीं है, वो ऑलरेडी नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक कौल को ऑलरेडी याद रखेंगे हम लोग, सिर्फ सुन लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि याद नहीं भी किए, सुन लेते हैं ना, उसके बाद में हमारा एग्जाम में काम निकल जाता है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना है, इनका कौल है कि खान आरजू ने कहा कि मिर्ज़ा फारसी अब तुम्हारी ज़बान नहीं। क्या बोला इन्होंने? कि फारसी अब तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं। ये कौल किसका है? ये देखो याद रखिएगा, एग्जाम में हू बहू कौल को उतार दिया जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा कि किसका कौल है, किसने ऐसा कहा था। तो इस तरह याद रखिएगा, वो बहुत सारी चीज़ों को भी उठा करके रखा जाता है। खान आरजू ने कहा, मकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, खान आरजू ने कहा कि अब फारसी जो है तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं है, इसमें अब ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता है कि फारसी ज़बान में तुम शायरी करो और वो काबिल तारीफ़ के लायक हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब काबिल मजम्मत हो जाएगा। तो याद रखो अब तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारे लिए तमाम मौजू हैं कि शेर से मुनासबत रखती है, हो सकते हैं तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, शेर से मुनासबत रखती है और तुम उर्दू कहा करो ताकि एक तय ज़माना हो गए। मतलब ये सारा का सारा कौल आपको दिमाग में बैठाना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। और इन्होंने ये कौल क्या है, किसके लिए? तो ये कौल याद रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के लिए, उनके उस्ताद खान और आरजू ने ऐसा कहा था। ये बात समझ में आगे देखते हैं। सौदा ने रिसाला इबरतुल गाफिलीन, जो पॉइंटेड बात नहीं उसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। रिसाला इबरतुल गाफिलीन में लिखा है कि बंदे ने 45 साल फन रेख्ता में ज़ाय किए। ये उन्होंने कहा
तो ये मोहम्मद रफ़ी सौदा खुद अपने बारे में कहते हैं कि इबरतुल गाफिलीन इनकी एक किताब है, उन्होंने इसमें कहा है कि 45 साल इन्होंने फन रेख्ता में ज़ाय कर दिया। फन रेख्ता भी एक तरह से याद रखिएगा फन है, एक आर्ट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। सौदा के उर्दू और फारसी शायरी के साथ 4 उस्ताद हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया है, बात कर लिया है। तो देखिए कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा है कि हातिम साहब को सौदा के उस्तादी पर बड़ा फख्र था। किसने कहा? कुदरतुल्लाह कासिम। कुदरतुल्लाह कासिम का मानना है, ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि सौदा की उस्तादी पर बड़ा नाज था। किसको नाज था? तो शाह हातिम साहब को। अब ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। वन मिनट प्लीज। वन मिनट देंगे प्लीज, 1 मिनट। इन्होंने कहा, किन्होंने कहा? कुदरतुल्लाह कासिम साहब का कहना है कि शाह हातिम साहब जो थे, इनको सौदा के उस्तादी पर बड़ा नाज था। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से बात आपको समझ में आती होगी, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होती होगी। बहुत कम पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से फॉर्म किए जाते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, इसको सिर्फ गौर से सुन लीजिए। एग्जाम में जब बैठिएगा, जब पेपर देखिएगा, आप कोई क्वेश्चन को जब नहीं भी पढ़ करके गए हो तो डेफिनेटली सुने रहिएगा, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और अगर क्लास अच्छे लगते हैं तो बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे से आगे ले करके चलिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए ही होगा, सारी चीज़ें आपके लिए ही ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चे अब तक के इस चैनल से जागरूक नहीं हैं, उनको ऑलरेडी जोड़ने का कोशिश कीजिए। आप हत्तल इम्कान ऐसा कोशिश कीजिए कि वी विल हैव टू स्प्रेड दिस चैनल इन आवर सोसाइटी। हम अपने सोसाइटी के अंदर इसको फैलाएंगे। डेफिनेटली आप फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास बहुत सारे ज़राए हैं जहाँ से ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, आप इसका प्रचार कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे लगाएं, आप इसको अपने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दें, ताकि एक नहीं कई सारे लोग ऑलरेडी इससे फ़ायदा उठा सकें और आपको भी अच्छा लगता होगा डेफिनेटली। और सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनते हुए चलिए। तो कुदरतुल्लाह कासिम ने ऐसा कहा, क्या कहा कि शाह हातिम साहब को अपने उस्तादी पर बड़ा नाज था कि वो सौदा के उस्ताद हैं। आइए, सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आ गए। किसके ज़माने में आए? ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे। शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आए, और याद रखिएगा इनके दरबार से ये मुंसलिक हो गए थे, इनके दरबार से ये जुड़ गए थे। अब इनके दरबार से जुड़ने की वजह से अगर हम लोग बात कर लें तो इनको वहाँ पे कितना पैसा दिया जाता था, तो याद रखिएगा शुजाउद्दौला के ज़माने से, शुजाउद्दौला के जो दरबार से ये जुड़े थे, तो वहाँ से इनको 200 रुपया माह मुकर्रर किए गए थे। कितना मिलता था इनको? इनके दरबार से, शुजाउद्दौला के दरबार से जो फैज़ाबाद में था, वहाँ से इनको 200 रुपया महीना मुकर्रर किया गया था। अब इसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि कसीदा किसके लिए लिखा जाता था, तो बादशाहों के बारे में, बादशाहों की तारीफ होती थी। तो ये कहाँ से मुंसलिक हुए थे? दरबार से मुंसलिक हुए थे। उसके बाद यहाँ तो जुड़ गए, यहाँ जुड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि ये फैज़ाबाद से आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले आए। कहाँ चले आए? आसिफुद्दौला के ज़माने में। शुजाउद्दौला के ज़माने में कहाँ है? फैज़ाबाद। बात याद रखिएगा, शुजाउद्दौला के ज़माने में कहाँ है? फैज़ाबाद। और आसिफुद्दौला के ज़माने में कहाँ है? लखनऊ चल कर गए हैं। तो शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद से आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। और जब ये लखनऊ आए और लखनऊ के दरबार से जब ये मुंसलिक हुए, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी इनको माहाना 200 रुपया मुकर्रर किया गया था। और याद रखिएगा उसी समय मेर साहब को भी 200 रुपये मिलते थे वहाँ से, ये भी याद रखिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि कायम चांदपुरी इनकी एक किताब है मखज़न नौकात, आगे में हम लोग चल करके पढ़ेंगे इस किताब के बारे में। कायम चांदपुरी जिनकी किताब है मखज़न नौकात, ये इनके शागिर्द थे। किनके शागिर्द थे? सौदा के शागिर्द थे। किनके?
सौदा के शागिर्द थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए उन्होंने पहली मर्तबा मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा है। वो कौन शायर हैं जिन्होंने मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा है या मरसिया कहा है? तो याद रखिएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, बात याद रहेगा। मैंने बताया आपको, जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए, जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की तारीख पैदाइश, जल्दी तारीख पैदाइश सन 1712। कहाँ पैदा हुए? जल्दी बताइए। लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहाँ पैदा हुए? जल्दी से बताइए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश सन 1712। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। वफात सन 1781। कहाँ वफात हुई? लखनऊ में। लखनऊ में। इनके 4 उस्ताद का नाम जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। जो जो पॉइंटेड चीज है रिपीटेशन दे रहा हूँ जल्दी से। इनका 4 उस्ताद का नाम बताइए जल्दी से, कौन कौन थे? अब जरूरी नहीं कि जैसे मैं नाम से बताया वैसे ही ऑलरेडी आप नाम लीजिए, जहां तहां से भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले उस्ताद का नाम खान आरजू, सबसे पहले उस्ताद का नाम खान आरजू। दूसरा शाह हातिम, तीसरा कान, चौथा शाह हातिम हो गया, कुली खावेदार। ये अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके वालिद का नाम, जल्दी से बोलिए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफी। इनके आबा अजदाद कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से ताल्लुक रखते थे? बुखारा। इनके वालिद, इनके आबा अजदाद का जो पेशा था वो क्या था? जल्दी से बताओ। पेशा जो था वो क्या था? पेशा कहाँ का था? क्या पेशा था? सिपा सालारी। चलिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का वफात किस वजह से हुआ था? ज्यादा लहसुन खाने की वजह से। जल्दी बोलो, किस वजह से? जल्दी। प्याज खाने की वजह से, जल्दी। हल्दी खाने की वजह से नहीं, आम खाने की वजह से, कसरत आम की वजह से, कसरत आम की वजह से। ये किसका कौल है? ये किसने ऐसा कहा था? जल्दी से फटाक से बताना। ये किसने कहा था कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का आज इंतकाल हो गया? आज इंतकाल हो गया। मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को जल्दी से कि आज मेरा पहलवान सुखन मर गया। कौन था? किसने कहा था आज मेरा पहलवान सुखन मर गया? शाह हातिम का कौल था। किसका था? शाह हातिम का कौल था। नक्काश अव्वल किसे कहा गया है? नक्काश अव्वल किसे कहा गया है? किसे कहा गया? नक्काश अव्वल किसे कहा गया है? जल्दी बोलिए। नक्काश अव्वल किसे कहा गया है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए, इसके बाद और देखते हैं लोग जल्दी से। कुदरतुल्लाह कासिम ने क्या लिखा था? कि शाह हातिम साहब को कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा था कि शाह हातिम साहब को सौदा के उस्तादी पर क्या था? बड़ा उदास थे, बड़ा नाराज थे, बड़ा खफा थे। क्या थे? कुदरतुल्लाह कासिम ने क्या लिखा? कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा कि शाह हातिम साहब को उस्तादी पर बड़ा नाज था, देखिए, यही सारी चीजें याद कराऊंगा, कोई चीज करने की आपको अलग से जरूरत नहीं होगी। पैदाइश सन 1712, कहाँ? दिल्ली। वफात सन 1781, कहाँ? इनके अगर हम लोग बात कर लें तो इनके हम असर में कौन आ सकते हैं? मीर तकी मीर साहब। इनके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे हम। इन्होंने पहली मर्तबा मुसद्दस की हैयत में क्या लिखा? इन्होंने सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में क्या लिखा? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलिए प्लीज। मुसद्दस की हैयत में इन्होंने क्या लिखा? मरसिया लिखा। क्या लिखा? मरसिया लिखा। सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में कहाँ आए थे? फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, कहाँ गए थे? तो शुजाउद्दौला के जमाने में कहाँ आए थे? फैजाबाद आए थे। शुजाउद्दौला के जमाने में फैजाबाद आए। शुजाउद्दौला के दरबार से इन्हें कितना मिलता था? 200, 400, 600, 800, कितना मिलता था? 200 रुपया मिला। फैजाबाद से ये मुंतकिल होकर के कहाँ आए? किसके जमाने में आए? तो आसिफुद्दौला के जमाने में आए। कहाँ आए? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कहाँ गए? गुजरात, लखनऊ आए। उनके दरबार से इन्हें कितना मिलता था? 200 रुपया महीना मिलता था आसिफुद्दौला के जमाने में। सौदा को हिजविया कसीदा का बानी कहा गया है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा, किस शायर को हिजविया कसीदे का बानी कहा गया है? याद रखिएगा, सौदा को, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब को हिजविया कसीदा का बानी कहा गया है। इनके आबाओ अजदाद का काम क्या था? सिपाहीगिरी।
कहाँ से ताल्लुक रखते थे? जल्दी से बोलो, जल्दी से। कहाँ ताल्लुक रखते थे? कहाँ से ताल्लुक रखते थे? बुखारा से। इनके आबा व अज़दाद, इनके वालिद मोहतरम का नाम मिर्जा मोहम्मद और रफ़ी सौदा के वालिद साहब का नाम मोहम्मद शफी। कहाँ तिजारत करते थे? दिल्ली के अंदर। कहाँ तिजारत करते थे? दिल्ली के अंदर। सौदा ने अपना तखल्लुस किस मुनासिबत से रखा था? सौदा ने अपना तखल्लुस किस मुनासिबत से रखा था? तो अपने आबा व अजदाद के कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से, सौदागरी की वजह से सौदा सिलेक्ट किया था। बात यहाँ तक समझ में आ गई? क्लियर हुआ? बहुत सारे पॉइंट थी जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने शेयर किया, डिस्कस किया। ऐसी हर क्लास में इंशाल्लाह कल हम लोग इनके बारे में मजीद और कुछ पॉइंट को देखेंगे और फिर इनके हम लोग कसीदे के बारे में समझेंगे कल के क्लास में इंशाल्लाह। आज की क्लास यहीं तक के रहने दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह कल और कोशिश करेंगे, हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि कल का जो हमारा क्लास हो उसमें इंशाल्लाह हम लोग शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब को भी कवर कर लें। इनको तो ख़त्म कर ही लेंगे, इनको ख़त्म करने के बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब को भी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को भी हम लोग कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो हाउ डिड यू फील दैट? कैसा आपको महसूस हुआ? कैसा आपको क्लास लगा? प्लीज़ नाउ टेल मी प्लीज। मुझे जल्दी से इसका फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। हाउ डिड यू फील इन द क्लास? क्लास के अंदर कैसा आपको लगा? प्लीज रिप्लाई ऑन कमेंट बॉक्स। और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसमें आपको कैसा लगा? डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा हर दिन क्लास के अंदर हर चीज रटवा दूं, यहीं सिखा दूं, ताकि आपको बाहर में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि क्लास अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने में आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जल्दी से बेल आइकन दबाएंगे, टन से आवाज़ करेगा, समझ जाइएगा कि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।